पिछले 70 वर्षों में ईस्ट एशिया की तेज़ तरीन तरक्की करने वाली मीशतों को एशियन टाइगर्स कहा जाता है। द 4 एशियन टाइगर्स में सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और जनूबी कोरिया शामिल हैं। इनमें से जनूबी कोरिया ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि ये मुल्क न सिर्फ मुआशी तरक्की के मैदान में आगे बढ़ा बल्कि आज के दौर में एक सकाफती सुपर पावर भी बन चुका है। जनूबी कोरिया का गाना गैंगनम स्टाइल यूट्यूब की पहली वीडियो बनी जिसने 1 बिलियन व्यूज़ का संगे मील अबूर किया। स्क्विड गेम एक जनूबी कोरियाई टीवी शो दुनिया के मशहूर तरीन शोज़ में शामिल हुआ। यूट्यूब के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की सबसे कामयाब वीडियो भी स्क्विड गेम पर मबनी है। ब्लैकपिंक और बीटीएस जैसे कोरियन बैंड्स दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं। के ड्रामास की मकबूलियत बढ़ रही है और जनूबी कोरिया की फिल्में जैसे ओल्ड बॉय और पैरासाइट दुनिया भर में अवार्ड जीत रही हैं। पैरासाइट तो दरहकीकत तारीख में पहली गैर अंग्रेज़ी फिल्म बनी जिसने बीस्ट फिल्म का ऑस्कर जीता। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि जनूबी कोरिया के तमाम काम दुनिया में मकबूल हो रहे हैं, या जनूबी कोरिया की हुकूमत के एक मंसूबाबंदी का हिस्सा था? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जनूबी कोरिया ने खुद को एक सकाफती सुपर पावर कैसे बनाया। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1945 से। वो दिन जब जापान ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डाले और दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ। जर्मनी, इटली और जापान जैसे ममालिक को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन कोरिया जो जापानी कब्जे में था आज़ाद हो गया। यही वजह है कि 15 अगस्त को जनूबी कोरिया में कौमी आज़ादी का दिन मनाया जाता है, बल्कि शुमाली कोरिया में भी मनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त शुमाली और जनूबी कोरिया दो अलग ममालिक नहीं थे बल्कि एक ही मुल्क था, कोरिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने फैसला किया कि कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। जनूबी कोरिया अमेरिकी इंतज़ाम के तहत और शुमाली कोरिया सोवियत इंतज़ाम के तहत होगा। प्लान ये था कि 5 साल के लिए इन दोनों हिस्सों को ट्रस्टीशिप के तहत रखा जाए और फिर कोरिया को दोबारा एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तनाव बढ़ गया और कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया में इंतखाबात की कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। ताहम अमेरिकी ज़ेर इंतज़ाम जनूबी कोरिया में इंतखाबात मुनक़िद हुए और एक नया आइन बनाया गया। इसके तहत 15 अगस्त 1948 को जमहूरिया कोरिया कायम हुआ, जो एक नया लिबरल जमहूरी मुल्क था। अगले माह शुमाली कोरिया को भी एक कम्युनिस्ट मुल्क करार दिया गया और वो आमरीत के तहत रहा। 1950 में 2 साल बाद शुमाली कोरिया ने दोनों ममालिक को ताकत के ज़रिए मुत्तहिद करने की कोशिश की और जनूबी कोरिया पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में कोरियन जंग छिड़ गई जो 3 साल तक जारी रही। इस जंग का नतीजा ये निकला कि जनूबी कोरिया दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में शामिल हो गया। मुल्क इस कदर गरीब था कि इस वक्त इसकी जीडीपी आज के सोमालिया और हेटी से भी कम थी। ये दोनों ममालिक आज के दिन दुनिया की अहम कौमें हैं। इस गुर्बत के सबब जमहूरियत भी मुश्किलात का शिकार होती है। जनूबी कोरिया के सदर री सिंग मैन अथॉरिटियन अज़्म की जानिब माइल हो जाते हैं और आइन में तब्दीलियां करते हैं। मुल्क में जब 1960 में इंतखाबात कराए जाते हैं तो मालूम होता है कि वो इंतखाबात भी मुतनाज़ा थे। मुल्क भर में एहतजाजात शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सदर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद दोबारा इंतखाबात होते हैं, जिसमें जनूबी कोरिया का एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद एक फ़ौजी हुकूमत कायम हो जाती है, जब जनरल पार्क चिंग ही हुकूमत का तख्त उल्ट कर फ़ौजी आमरीत कायम करते हैं। 1979 में इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। फिर इन्हें कत्ल कर दिया जाता है, मगर इसके बाद एक और फ़ौजी हुकूमत कायम हो जाती है। 1987 से 88 के दरमियान जाकर जनूबी कोरिया में जमहूरियत की बहाली होती है। तवील अरसे तक जारी रहने वाली आमरीत का असर जनूबी कोरिया की सकाफत पर भी नज़र आता है।
1962 में सदर पाक चिंग ही ने एक मोशन पिक्चर कानून मुतारिफ कराया, जिसके बाद इस कानून में कई बार तब्दीली की गई और इसे मज़ीद सख्त किया गया। इस कानून के तहत जो भी फिल्म जनूबी कोरिया में रिलीज़ की जाती, इसकी स्क्रिप्ट को पहले हुकूमत से मंजूर कराना ज़रूरी होता था। फिल्म मुकम्मल होने के बाद भी इसे दोबारा चेक किया जाता था ताकि ये देखा जा सके कि आया ये स्क्रिप्ट से हम आहंग हैं या नहीं। हुकूमत ने जो फिल्में मंजूर की, इनमें ज़्यादातर पुरतशद्दुद, मार्शल आर्ट और ड्रामे शामिल थे। प्रोपेगेंडा फिल्मों को हुकूमती माली मुआवनत करती थी। नापसंदीदा फिल्में जिनमें फहाशी का अंसर होता था, इन्हें होस्टेस फिल्म का नाम दिया जाता, जिनमें अक्सर किरदार प्रोस्टिट्यूट या बार ग्रिल होते थे। ताहम जो फिल्में हुकूमत के नज़रियात से मुख्तलिफ थीं या जो सोशो पॉलिटिकल मसाइल पर मबनी होती थी, इन्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाती थी। आमरीत के दौरान मुल्क में किसी भी मसले पर फिल्म बनाना नामुमकिन था। इस दौर में गैर मुल्की गानों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। 1975 में जनूबी कोरिया ने ऐसे तमाम गैर मुल्की गानों पर पाबंदी लगा दी थी जिनमें इखलाकी इक़दार की कमी थी। एक तवील फहरिस्त तैयार की गई जिसमें 260 से ज़्यादा गाने थे, जिनमें एहतजाजी गाने और फुक गाने शामिल थे। बॉब डीलन का मशहूर गाना ब्लोइंग इन द विंड भी इस फहरिस्त में शामिल था। 1993 में हॉलीवुड की फिल्म जुरासिक पार्क आलमी सतह पर कामयाब हुई और इसने बड़ी मिक़दार में पैसा कमाया। जनूबी कोरिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के मशावरती बोर्ड ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि इस फिल्म में इतनी कमाई की है जितना कि मुल्क के मशहूर गाड़ियों के फ़रोख्त से होता है। इसके बाद हुकूमत ने मीडिया की पैदावार को एक स्ट्रेटेजिक सनत के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया। इसी साल जनूबी कोरिया की फिल्म सेव प्योंगयांग रिलीज़ हुई। लोगों को इस फिल्म से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी क्योंकि इस वक्त तक जनूबी कोरिया के बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की कामयाबी देखने को मिलती थी। ताहम ये फिल्म रवायती फोक म्यूजिकल कहानी पर मबनी थी और इसने मकामी सतह पर इतनी कामयाबी हासिल की कि ये पहली कोरियन फिल्म बन गई जिसने 1 मिलियन टिकट्स फरोख्त किए। इस कामयाबी के बाद हुकूमत को ये एहसास हुआ कि जनूबी कोरिया की मीडिया इंडस्ट्री में आलमी सतह पर बरामद के लिए बड़ी सलाहियत मौजूद है और इसके बाद हुकूमत ने इस शोबे में मज़ीद सरमायाकारी की। ये दोनों ममालिक आज आलमी सतह पर अहमियत रखते हैं, मगर इनकी जमहूरियत गुर्बत की वजह से मुतअद्दिद मसाइल का शिकार है। जनूबी कोरिया में जब सदर री सिंग मैन ने अथॉरिटियन हिकमत अमली अपनाई और आइन में तब्दीलियाँ की तो मुल्क में इंतशार फैल गया। 1960 में होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ा थे जिसके नतीजे में अवामी एहतजाजात शुरू हो चुके थे और सदर ने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। नए इंतखाबात के बाद फौजी हुकूमत ने जनरल पार्क चिंग ही की क़यादत में इक़्तिदार संभाल लिया। ताहम इनका कत्ल कर दिया गया और फिर भी एक फौजी हुकूमत का आगाज़ हुआ। चूँकि गैंगनम स्टाइल एक कोरियन गाना था, लेकिन इसकी बेस लाइन इंग्लिश में रखी गई और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोरियन गाना बन गया क्योंकि जो लोग कोरियन नहीं समझ सकते थे वो भी इसकी बेस लाइन की वजह से बहुत अट्रैक्टिवनेस फील करते थे। इसके बाद ये तय किया गया कि गाना कोरियन में होगा लेकिन जो पंच लाइन होगी वो इंग्लिश में होगी। इसकी वजह से दुनिया भर में जो लोग कोरियन नहीं बोलते इन्हें भी ये गाना अपील करता है। आज के दिन हमें BTS और ब्लैक पिंक जैसे ऐसे बैंड्स दिखते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। BTS एक 4 लड़कों का बनाया गया एक बैंड है जो व्हाइट हाउस तक पहुंच गया और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से भी मिल लिया। BTS ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी परफॉर्म किया है और इनका डायनामाइट सॉन्ग पहला K-पॉप गाना बना जिसने स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स रीच की हैं। जो BTS के फैंस हैं वो अपने आप को BTS आर्मी के नाम से पुकारते हैं और ब्लैक पिंक जो कि 4 लड़कियों का बैंड है वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलर हुआ। इसके फैंस अपने आप को ब्लिंक आर्मी करके पुकारते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से कोरियन सॉफ्ट पावर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज के दिन कोरिया एक कल्चरल सुपर पावर है जिसका बेनिफिट ना सिर्फ कोरियन इकोनॉमी को मिलता है बल्कि कोरियन टूरिज्म को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है।
BTS दुनिया में बहुत मकबूल तरीन K-pop बैंड माना जाता है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में इसके फैंस, जिन्हें BTS आर्मी के नाम से पुकारा जाता है, मौजूद हैं।